दिल्ली बम धमाके से जुड़ी एक बिल्कुल नया वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम लेकर आए। दिल्ली में हुए धमाके से पहले ही फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई तो कैसे मस्जिद के इमाम के घर से अमोनियम नाइट्रेट मिला, कितना मिला, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। जरा देखिए स्पेशल में। फरीदाबाद डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़ी छापेमारी में 2553 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। इसका बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां जो आप देख रहे हैं, ये फरीदाबाद के फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के मकान से बरामद हुई थी। ये तस्वीर 10 नवंबर 2025 की है, जब धमाके वाले दिन ही ढेर सारी बोरियों में रखा विस्फोटक मिला था, वो भी मस्जिद के इमाम के घर से। इन बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट रॉ मटेरियल बरामद किए गए थे। आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद मिले इनपुट के बाद छापेमारी की गई थी, जिसमें यह विस्फोटक मिला था। इमाम इश्तियाक को 11 नवंबर को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इश्तियाक पिछले 20 सालों से अल फलाह की मस्जिद में इमाम था। इसी इमाम के घर से विस्फोटक बरामद हुए थे। आतंकी मुजम्मिल को इमाम इश्तियाक ने ही कमरा किराए पर दिया था। 25 किलो की ये बोरियां हैं और इसको रखा गया था बम बनाने के लिए। इनको यहाँ पे जुटाया गया था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि इसी को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ छापेमारी की थी, फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलके जब्त किया गया था। और जब्त करने के बाद जब इसे श्रीनगर ले जाया गया था और वहां पर इसकी सैंपलिंग की जा रही थी, तब वहां धमाका हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। तो ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी तबाही के लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए थे। दिल्ली धमाके के बाद नू के मदरसों मस्जिदों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बाहर से आने वालों पर विशेष नजर है। खास तौर पर किराए के मकानों में तलाशी हो रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है बिना आईडी प्रूफ के, बिना अपनी आइडेंटिटी के और एड्रेस प्रूफ के यहाँ पर आकर ना रह सके। और इस संबंध में इसके साथ साथ जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ साथ जो सेकेंड हैंड कार और सेकेंड हैंड टू व्हीलर्स बेचने और खरीदने वाले जो लोग हैं, उनकी भी जो है चेकिंग की जा रही है। जी न्यूज आपको आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखा रहा है, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। तस्वीरों में दिख रहा है कैसे इस कमरे में दाखिल होते ही सीधे हाथ की तरफ बने हिस्से में ये सारा सामान रखा गया था। इसमें 50 बोरे थे जिन्हें पूरी तरह सील पैक किया गया था, जिससे किसी को इसके अंदर क्या है इसकी भनक तक न पड़े। एक के ऊपर एक कर बम बनाने का ये सामान छिपाकर आतंकियों ने रखा था। जिस वक्त ये छापेमारी चल रही थी, उस वक्त जी मीडिया संवाददाता राजू राज पीसी कमरे के बाहर मौजूद थे। फरीदाबाद के इसी घर में यहाँ पर छापेमारी की गई है और यहाँ पर तमाम जो बोरे थे, बोरियां यहाँ पर रखे गए थे और यहीं से इस विस्फोटक को बरामद। तस्वीरें देखिए, इस तरीके से जो बोरियां हैं और इसी बोरियों के अंदर यहाँ पर विस्फोटक रखे गए थे, जिसको पुलिस ने बरामद किया गया। और बताया जा रहा है कि ये जो घर है इसको मुजम्मिल शकील ने यहाँ पर किराए पर लिया था सामान रखने के लिए। फरीदाबाद में मौजूद यही कमरा इस पूरे डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल का सबसे बड़ा अड्डा था, जहां से विस्फोटक बनाकर दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया जा रहा था। दिल्ली के अलावा निशाने पर बाकी जगहें भी थी और इन्हीं बारूदी सामान से बड़ा आतंकी हमला करना था। खुलासा ये भी हुआ कि फरीदाबाद में बम बनाकर ये आतंकी देश में 29 जगह धमाके करना चाहते थे और जो विस्फोटक फरीदाबाद में तैयार होता उसे देश के अलग अलग जगहों तक भेजा जाना था, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट कश्मीर था। एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर सरकार को जो अलर्ट भेजा है, उसमें बताया गया कि जैश एक बार फिर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। इसके लिए वो वाहन बम के साथ आत्मघाती आतंकी का इस्तेमाल कर सकता है। सुसाइड बॉम्बर के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट कर सकते हैं। राजौरी और जम्मू के इलाकों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। नियंत्रण रेखा से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल जो इनपुट है वो इनपुट ये मिला है कि किसी भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको हम ड्रोन से हमला किया जा सकता है या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है बम विस्फोट किया जा सकता है। इस अलर्ट के बाद से घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई। ये 4 तस्वीरें देखिए, कैसे सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मेडिकल संस्थानों में छापा मारा जा रहा है। दुकानों पर विस्फोटक की चेकिंग की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के बाद कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर आज छापा पड़ा। एसआईए की टीम ने रेड की। जम्मू कश्मीर पुलिस का नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है, क्योंकि कश्मीर टाइम्स पेपर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो एसआईए ने ऑफिस में जाकर वहां मौजूद कागजों और दस्तावेजों को खंगाला।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इनके पास मौजूद हैं, वो उन पर छापेमारी जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। ये आज सुबह से ही रेड जो है वो लगातार चल रही है। इसके पहले भी आपको बता दें कि कई महीने पहले इस ऑफिस में और कश्मीर ऑफिस में कश्मीर टाइम्स के ये जो रेड्स हैं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई थी और अभी भी उसी कड़ी में जो है वो कहीं ना कहीं जो रेड्स हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही है। इसके पीछे पूरा क्या कारण है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, पर लगातार छापेमारी जो है इनके ऑफिस में अभी चल रही है। अगली कहानी है आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की, जिसे लेकर एक बेहद चौंका देने वाला खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का दिमाग बेहद खतरनाक था और इस रिपोर्ट में सुसाइड बॉम्बर उमर से ज्यादा खतरनाक मुजम्मिल को बताया जा रहा है, क्योंकि वो सोच समझकर फैसले लेता था। उमर की तरह जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। मुजम्मिल ने लाल किले धमाके में अहम भूमिका निभाई। कई विदेशी आतंकियों से मुजम्मिल के संपर्क थे। वो कोई भी काम बिना जोखिम के करना चाहता था। उमर की जल्दबाजी में बॉम्ब ब्लास्ट वाले फैसले का विरोधी था। उसे लगता था उमर का फैसला खतरे में डाल सकता है। मुजम्मिल ने सुरक्षित मजबूत नेटवर्क पर जोर दिया ताकि काम भी हो जाए और ये पकड़ में भी ना आए। मुजम्मिल जानबूझकर शिक्षित मुसलमानों की भर्ती करता था। उसे लगता था कि पढ़े लिखे लोग जिहाद का भविष्य हैं। शिक्षित लोगों पर आसानी से कोई शक नहीं करेगा। इन लोगों की भर्ती के लिए टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल करता था। यानी शाहीन जैसी एक नहीं दो नहीं कम से कम 19 महिलाएं हैं जो देश में खुलेआम घूम रही हैं और बम धमाकों को अंजाम देने की फिराक में। जब जांच एजेंसियों ने शाहीन की महिला ब्रिगेड में शामिल इन महिलाओं से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिले। ये सभी नंबर कानपुर और आसपास के जिलों में बंद पाए गए। 19 महिलाओं को तलाश किया जा रहा है जो डॉक्टर शाहीन के भाषणों से प्रभावित होकर कट्टरपंथी हो गई थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये 19 महिलाएं डॉक्टर शाहीन के ग्रुप की अहम सदस्य थीं। डॉक्टर शाहीन सईद जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। ऐसे में उसका टारगेट ही यही था कि भारत की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी संगठन से जोड़ा जाए। शाहीन इज्तिमा जैसे धार्मिक आयोजन में जाती थी। कानपुर के बेकनगंज, जाजमऊ जैसे मुस्लिम इलाकों में उसका मूवमेंट था। उसने ब्रेन वॉश कर इन महिलाओं को महिला विंग में शामिल किया। इसी ग्रुप के जरिए उसने अपने मंसूबों का प्रचार किया। फतेहपुर, कन्नौज और उन्नाव में महिलाओं के मोबाइल नंबर बंद मिले। ऐसे में यूपी एटीएस और एनआईए को इनके स्लीपर सेल होने का शक है। जांच एजेंसियां ये समझने में जुटी हैं कि आतंकी शाहीन इनका इस्तेमाल किस प्लान के लिए करना चाहती थी। जांच एजेंसियां टेंशन में हैं कि इधर शाहीन और मुजम्मिल जैसे मास्टरमाइंड से लगातार पूछताछ हो रही है और उधर ये 19 कट्टरपंथी महिलाएं कहीं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकल न पड़े। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आतंकी शाहीन को लेकर हुआ एक और चौंका देने वाला खुलासा। डॉक्टर के भेष में छिपी आतंकी शाहीन सईद को ऑपरेशन यूपी की जिम्मेदारी मिली थी। उत्तर प्रदेश में फिदाइन फोर्स खड़ी करने की जिम्मेदारी शाहीन के कंधों पर थी। मकसद था जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार करना। मकसद था डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाना। कई डॉक्टर शाहीन के मिशन में उसके साथ थे, यहाँ तक कि उसका भाई डॉक्टर परवेज भी उसके साथ था। लेकिन मिशन यूपी पूरा होने से पहले ही सबकी गिरफ्तारी हो गई। कहानी ये है कि पाकिस्तानी हैंडलर ने शाहीन को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो यूपी में फिदाइन डॉक्टर्स फोर्स तैयार करे। यूपी के कई डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे, क्योंकि जैश की लेडी कमांडर शाहीन इन डॉक्टरों की भर्तियां करती थी। खास तौर पर कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ में नेटवर्क बना रही थी। लखनऊ में शाहीन का भाई परवेज एक्टिव था। वहीं संपर्क में रहने वाले डॉक्टरों से शाहीन बात करती थी ताकि उन्हें रेडिकलाइज कर सके। शाहीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक्टिव थी, जो अक्सर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर भी शाहीन के संपर्क में थे। सीमा पार डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए शाहीन टेलीग्राम सिग्नल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करती थी। यही कारण है कि अब शाहीन और परवेज के करीबियों से लखनऊ और कानपुर में पूछताछ हो रही है। वहीं सहारनपुर में आदिल और परवेज के सभी करीबियों से सवाल जवाब चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही हरदोई के एक स्कूल संचालक से भी एटीएस पूछताछ करने वाली है, जिसकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। कुल मिलाकर जांच एजेंसियों के रडार पर कानपुर, सहारनपुर, हरदोई, आगरा और लखनऊ के कई संस्थान हैं जो शाहीन के मिशन यूपी, जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन यूपी के प्यादे बनकर काम कर रहे थे।
ऐसे में एजेंसियां ये समझने में जुटी है कि आतंकी शाहीन इनका इस्तेमाल किस प्लान के लिए करना चाहती थी। जांच एजेंसियां टेंशन में है कि इधर शाहीन मुजम्मिल जैसे मास्टरमाइंड से पूछताछ हो रही है और उधर ये 19 कट्टरपंथी महिलाएं कहीं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकलना पड़ी हो। दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट कर 15 लोगों की जान लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के बारे में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसके साथी डॉक्टर से पूछताछ में पता चला कि उमर को यूनिवर्सिटी में इतना फ्री हैंड दिया गया था कि जब मन किया वो तब आता था और जब मन किया चला जाता था। किसी ने उससे कभी रोका टोका तक नहीं। इसीलिए डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को अल फलाह यूनिवर्सिटी का लाडला भी कहा जा रहा है। अल फलाह में उसके साथी डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी बेहद कम क्लास लेता था। हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर ही लेता था। 15 से 20 मिनट में लेक्चर खत्म करके चला जाता था। अस्पताल में हमेशा उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में ही लगाई जाती थी। अस्पताल में कभी वो ड्यूटी पर नहीं आता था। कई बार मरीज के आने पर कॉल कर उसे बुलाना पड़ता था। पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी 2023 में करीब 6 महीने के लिए अस्पताल से चला गया था। वो कहाँ गया इसकी जानकारी किसी को नहीं। 6 महीने बाद वापस आकर फिर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को इतनी छूट क्यों दी जा रही थी। क्या उसके खतरनाक प्लान की जानकारी मैनेजमेंट को थी और क्या मैनेजमेंट को उसके आतंकी प्लान की जानकारी थी, इसीलिए उसे इतनी छूट दी गई ताकि वो आराम से यूनिवर्सिटी की जॉब की आड़ में बम बनाता रहे। अब ये जांच का विषय है। उम्मीद की जा सकती है कि जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब भी जरूर खोजेगी और आतंकी उमर से जुड़े हर राज से पर्दा उठाएगी। आतंकी उमर i10 कार का भी इस्तेमाल किया करता था। आतंकी उमर ने i20 के साथ i10 कार किराए पर ली थी। पुलिस जांच में वो 5वीं कार का भी पता चल चुका है और अब कार के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इससे पहले i20 कार की जांच हुई जिसमें उमर ने धमाका किया। फिर पुलिस को स्विफ्ट डिजायर मिली जिसमें AK-47 मिली थी। लाल इको स्पोर्ट कार भी बरामद हुई थी जो कि उमर के दोस्त से जुड़ी थी। वहीं सिल्वर मारुति ब्रेजा कार संदिग्ध थी जो कि आतंकी शाहीन सईद ने खरीदी थी। और अब 5वीं कार जांच के दायरे में आई है i10 कार जिसे विस्फोटक ढुलाई में इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियां अब हर उस शख्स से भी पूछताछ कर रही है जो आतंकी डॉक्टर उमर से जुड़ा रहा। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के सोहना में शाही मस्जिद के मौलाना तैयब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को पता चला उमर रायपुर गांव में शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था। यहाँ उसकी मुलाकात मस्जिद के मौलाना तैयब से हुई। उमर उर्दू टीचर फरहान से भी मिलता जुलता था। ये दोनों नूह के घासेड़ा के रहने वाले। दोनों का आतंकी उमर से क्या संबंध था इसकी जांच की जा रही है। साथ ही सवाल ये कि आतंकी उमर शाही मस्जिद में कब कब गया और कितने समय तक रुका। क्या उसकी मौलाना और उर्दू शिक्षक से मुलाकात होती रहती थी। इधर दिल्ली ब्लास्ट के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद अब इस मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थानों में 7 साल में कुल 415 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। जांच में पाया गया कि सभी संस्थानों के बैंक अकाउंट और आयकर रिटर्न एक ही पैन नंबर से जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट ने शुरुआती सालों में आय को दान के रूप में दिखाया, जबकि बाद में शैक्षणिक फीस यानी कि एकेडमिक फी के नाम पर भारी भरकम रकम दिखाई गई। अल फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़ी यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और दूसरे संस्थानों में बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ।